दोस्तों नमस्कार। क्या कुछ क्वेश्चंस नीट यूजी 2024 का रिजल्ट परिणाम कट ऑफ बदल सकते हैं? बात आज इस वीडियो में इसी मुद्दे पर करेंगे। मैं मंडोली अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। नीट यूजी 2024 का एग्जाम हुआ, जैसा कि कई सारे विवाद और कई सारे कंट्रोवर्सीज के बाद एनटीए ने अपना पल्ला झाड़ लिया। एनटीए अपने ठसक बरकरार रखे हुए है। पटना में कार्रवाई हुई है, कई सेंटर्स पर पेपर के लीक होने की खबरें भी हैं, लेकिन उन पर्टिकुलर सेंटर्स पर एग्जाम कैंसिल किए जाने को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आया है। मैं दोबारा एग्जाम का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, लेकिन जिन सेंटर्स पर दिक्कत हुई है उनके बच्चों को, उन सेंटर्स पे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। आइए इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें बदलाव की संभावना बन रही है। एनटीए उसमें क्या आंसर दे सकता है, इस पर बात की जा सकती है, इस पर डिबेट की जा सकती है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात आपको मैं बताने वाला हूं, अगर बोनस मार्क्स होते हैं तो किस तरीके से किसको बेनिफिट मिलता है। एक क्वेश्चन फिजिक्स का है और दो क्वेश्चन बायोलॉजी में है। बहुत सारे वीडियो हो सकता है आपने देखे हो जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की बात की गई हो, लेकिन एक क्वेश्चन परफेक्टली फिजिक्स में है जो एटम का है, और दो क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं जिसमें एक एनपीवी का इकोसिस्टम का क्वेश्चन है प्रोडक्टिविटी वाला, और एक क्वेश्चन बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन को लेकर है। इनमें क्या कंट्रोवर्सी है, बात कर लेते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे सबसे पहले आप स्क्रीन पे मेरे सामने देख रहे हो फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो आप नजर डाल लें, ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव होता है तो डेफिनेटली, मतलब अगर बोनस मार्क्स ये होता है तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट, इसका फायदा सबको मिलेगा। इसमें स्टेटमेंट ए दे रखा है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और एक दे रखा है एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल। इस तरीके से दो बातें दे रखी है। मैं फिजिक्स को खैर बहुत नहीं जानता, लेकिन फिजिक्स के हमारे जो सीनियर फैकल्टी और एक्सपर्ट्स हैं उनसे मेरी बात जब हुई तो उन्होंने बहुत क्लियर कहा, सर ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी का इसमें इशू है। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से जाते हैं तो इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी को प्रेफर करते हैं तो यहाँ बच्चों किस हिसाब से आंसर होना चाहिए, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट। लेकिन अगर आप न्यू एनसीईआरटी को प्रेफर करते हैं तो उस हिसाब से स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट हो जाना चाहिए। उस केस में आंसर होना चाहिए स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव की संभावना हो सकती है। अब एनटीए क्या मानता है, ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी क्या रेफर करता है, ये देखने वाली बात है। तो ये बच्चों फिजिक्स का क्वेश्चन है जिस पे डिबेट की जा सकती है, जिस पे बात की जा सकती है कि क्या कंसीडर किया जाए। लॉजिकल रेफरेंस यही है, एनटीए एनसीईआरटी कंसीडर करेगा बट न्यू और ओल्ड। आइए इसके बाद अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो बायोलॉजी का है। बॉटनी में आप इसको काउंट कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी बात ये ध्यान रखें, ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है। और सेक्शन बी के जो रूल्स है वो इस तरीके से होते हैं, बोनस मार्क्स उन्हीं को मिलता है जिन बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है। बहुत सारे बच्चों ने इसको छोड़ दिया होगा तो कट ऑफ पर इसका असर पड़ने की संभावना तो है, लेकिन तुलनात्मक रूप से कम, क्योंकि सेक्शन बी का क्वेश्चन है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा। अब इसमें देखिए क्या है, आप सब जानते हैं इकोसिस्टम की जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो फर्स्ट टॉपिक लेवल पर होगी। ऑब्वियस है, फर्स्ट टॉपिक लेवल पर जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, मैं भी ये पोर्शन, ये पार्ट इकोलॉजी लंबे टाइम से पढ़ाता हूं, और जहां तक मेरा अपना अनुभव है, जितने सारे रिसोर्सेज और रेफरेंसेज को बच्चों खंगाला गया उनके हिसाब से बहुत सीधा वे ये होता है। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, इसको आप T1 कह सकते हैं, ये या TL1 ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट। इसके अलावा ये ट्रॉफिक लेवल सेकंड TL2, ये ट्रॉफिक लेवल बच्चों थर्ड है TL3, और ये जो है वो ट्रॉफिक लेवल 4। इस तरीके से हम मेंशन कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहली और जरूरी बात ये है, यहाँ सोलर रेडिएशन इनपुट होता है और यहाँ से जो है वो आप बच्चों सब जानते हैं जीपीपी बनता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आफ्टर रेस्पिरेटरी यूज और मेटाबॉलिक यूज, और आप ये कह सकते हैं रेस्पिरेटरी लॉस, जो बच जाता है वो एनपीपी है। सो एनपीपी इज एग्जैक्टली द बायोमास इन स्टोरेज एट ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जो बायोमास स्टोरेज में है वो एनपीपी है, और द ट्रांसफरेबल बायोमास टू ट्रॉफिक लेवल सेकंड इज एनपीपी। मतलब सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर जो ट्रांसफर होगा वो भी एनपीपी है। ध्यान से सुनना मेरी बात, इसी को लेके एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया। वो कह रहा है कि अगर 10 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है, व्हाट वुड बी द जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ सेम इकोसिस्टम। इसी इकोसिस्टम में वो कह रहा है जीपीपी ऑफ द थर्ड ट्रॉफिक लेवल, जीपीपी ऑफ थर्ड ट्रॉफिक लेवल। सबसे पहली बात तो जीपीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेक्निकली इनकरेक्ट हो जाता है।
क्योंकि यहां से एनपीपी ट्रांसफर होती है और बच्चों एनपीपी से आर माइनस करने के बाद जो बचता है वो होता है एनसीपी, ये नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी होती है एंड दिस इज ऑलवेज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कंसीडर ही नहीं किया जा सकता, टेक्निकली इनकरेक्ट है। लेकिन फिर भी अगर ये इस तरीके से हम देखें कि अल्टीमेटली ये जो एनपीपी आएगी ये जीपीपी का ही पार्ट है और जीपीपी का पार्ट मतलब जो एनपीपी है इसी में से अगले ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफर होगी, तो इसके हिसाब से बच्चों इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। आपके पास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर ये बताएगी, अब सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर आप ये कह सकते हैं इसका ये ट्रांसफर हो गया 10% के हिसाब से सीधा। तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल के लिए जो अवेलेबिलिटी है व्हाट वुड बी द जीपीपी, मतलब थर्ड ट्रॉफिक लेवल के लिए जो अवेलेबिलिटी है वो अवेलेबिलिटी क्या हो सकती है 10x। तो ये एक आंसर हो सकता है। और अगर बात सिंपल अप्रोच आप देखें उसके हिसाब से अगर आप डिस्कस करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर बच्चों ये क्या हो सकता है x। अब कंसीडर एनडीए क्या करता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर ये बोनस होता है, मैं मेंशन कर रहा हूं इफ बोनस, अगर ये बोनस होता है तो बेनिफिट उसी को मिलेगा जिसने क्या किया है, जिसने अटेम्प्ट किया है, जो अटेम्प्टेड है उसी को बच्चों इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से ये एक दूसरा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है जिस पे बात कर लेते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, ये एक और लास्ट क्वेश्चन है जिस पे हम बात कर लेते हैं, आइए इस पे डिस्कस करते हैं। आपको यहाँ दे रखा है एआर एंडरसन रीजन की तरह सॉरी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 200। तो ध्यान रखें ये भी आप जानते हैं सेक्शन बी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, किसी तरीके का कोई डाउट किसी को नहीं है। उसके बाद दे रखा है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर्ड टू क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट लिखा है उसमें वो बहुत क्लियरली ये मेंशन करता है, आप माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों की अगर बात करो, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वास्तव में होता ये है दिस इनर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, और ऐसा इसलिए आप कह सकते हैं बिकॉज़ आउटर मेम्ब्रेन पर बेसिकली कोरिन्स की प्रेजेंस होती है, इसलिए आउटर मेम्ब्रेन की बच्चों परमिएबिलिटी ज्यादा होती है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो अपने आप में परमिएबिलिटी में लेस परमिएबल है। अगर आप क्लोरोप्लास्ट की भी बात करें तो आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट भी बाई मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है और इसमें भी आउटर मेम्ब्रेन पर कोरिन्स की प्रेजेंस है और इनर मेम्ब्रेन इसकी भी जो बच्चों है वो कंपैरेटिवली लेस परमिएबल है। अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ता हूं सेकंड स्टेटमेंट को, तो ये कह रहा है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ये जो आईएमएम है दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कंपेयर करवाया गया लेस परमिएबल एज कंपेयर्ड टू क्लोरोप्लास्ट। तो इनर मेम्ब्रेन का रेफरेंस लिया तो मैं किसकी मेम्ब्रेन कंपेयर करूंगा, क्लोरोप्लास्ट की भी आप ये कह सकते हैं इनर मेम्ब्रेन कंपेयर करूंगा, और इन दोनों की परमिएबिलिटी को लेके कोई स्पेसिफिकेशन ऐसा नहीं दिया गया, both are less permeable to the outer membrane। तो इसमें भी किसी भी तरीके से बदलाव होने की संभावना है, लेकिन हाँ ये भी सेक्शन बी का है तो ये बदलाव शायद कम असर डालेगा, ये बदलाव शायद उतना असर नहीं डालेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये कट ऑफ को कंट्रोल जरूर करेगा। दो आखिरी बातें जाते जाते सुन जाइए। सबसे पहले मैंने इस बात का अपडेट किया था कि भारत भर में 2 पेपर सेट हुए, अलग अलग पेपर सेट हुए। जो दूसरा पेपर था उसका स्टैंडर्ड अपने आप में कंपैरेटिवली ज्यादा ठीक था, डेफिनेटली वो कट ऑफ को डिक्रीज करने में कुछ हेल्प करेगा, और अगर इस तरीके के बदलाव हो जाते हैं तो शायद बहुत बड़े स्कोर के जो बड़े दावे हैं उनमें कहीं कटौती हो सकती है। बहुत सारे बच्चे जो बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहे हैं या 700 से ऊपर का जो क्लब ज्यादा बड़ा हमें दिखाई दे रहा है वो शायद हो सकता है बच्चों क्या वो कम हो जाए, ऐसी संभावना बन रही है। पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता। ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए, एक एटम का क्वेश्चन फिजिक्स का था, दूसरा एक क्वेश्चन बायोलॉजी में बॉटनी में एनपीपी का था, और एक क्वेश्चन आपको पता है सेल बायोलॉजी से ये था। ये तीनों ही बदलाव की संभावना को इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। और फाइनली सेक्शन ए का क्वेश्चन अगर है तो बोनस मार्क्स अगर होते हैं तो सबको बराबर मिलेगा, और सेक्शन बी का बोनस मार्क उसी को मिलता है बेटा जो खुद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आता है। अगर आपने इनमें से किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, जो लास्ट वाले सेक्शन बी के जो 2 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, तो आपको बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू। जल्द ही किसी और परफेक्ट अपडेट के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।